Hello students. Students, today we will discuss the remaining part of chapter 2, sectors of the Indian economy. So let's we start today's class. In a previous class video, I was discuss about the sectors of the Indian economy. Among them, primary sectors, tertiary sectors, and secondary sectors. And today we will discuss comparing the three sectors. Comparing the three sectors, the various production within the primary, secondary and the tertiary sectors. A very large number of the goods and services to fulfill various types of the needs of human beings. स्टूडेंट्स, हम लोग थ्री सेक्टर्स मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को कंपेयरिंग करेंगे और देखेंगे कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जो हमारे इकोनॉमी में मीन्स जीडीपी में ज़्यादा योगदान करता है। तो अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो तीनों सेक्टर अपने तरीके से वर्क कर रहे हैं। मीन्स प्राइमरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है बेटा, ये मैन्युफैक्चरिंग करता है और ये सर्विस प्रोवाइड करता है, और ये ह्यूमन की वेरियस नीड्स को फुलफ़िल करते हैं डिफरेंट टाइप्स से। आल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग देम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज। और यही नहीं बेटा, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स मीन्स हम सभी किसी न किसी माध्यम से इन थ्री सेक्टर्स में ऐड हैं, चाहे हम एग्रीकल्चर करते हों बेटा, या फिर हम किसी इंडस्ट्रीज में लगे हों, या फिर हमारी शॉप हो, या हम सर्विस प्रोवाइड कराते हों। The value of final goods and service produced in each sectors during a particular year provide the total production of the sectors of that year। बेटा किसी भी ईयर में मीन्स स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक में जितने भी थिंग्स हम प्रोड्यूस करते हैं उनकी जो लास्ट वैल्यू होती है उसको हम काउंट करते हैं टोटल प्रोडक्शन में। ऑल द सेक्टर्स डिपेंड ऑन ईच अदर्स। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी सेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंड हैं। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर्स में जो थिंग्स प्रोड्यूस होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में उनका यूज़ किया जाता है, और प्राइमरी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तक माल लाना ले जाना कौन करता है बेटा? टर्शियरी सेक्टर्स करता है, मीन्स ट्रांसपोर्ट का काम होता है। एवरी सेक्टर्स कंट्रीब्यूट्स इन ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। और बेटा सभी सेक्टर्स देश की जीडीपी में अपना ग्रोथ करते हैं, मीन्स एग्रीकल्चर भी, इंडस्ट्रीज भी और हमारे सर्विस सेक्टर भी। नाउ लेट्स बी डिस्कस अबाउट द जीडीपी। द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स मीन्स जैसे गिवन ईयर हमारा जो है वो 31 मीन्स 1 अप्रैल से लेकर के बेटा 31 मार्च होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और बेटा इस चलते चलाते और फिर जाके 31 मार्च गिना जाता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो इसके बीच में जितने भी थिंग्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं बेटा, जिस सेक्टर में, चाहे प्राइमरी में या हम सेवा करते हैं बेटा, या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन सभी का वैल्यू निकाली जाती है, उन सभी को जोड़ लिया जाता है, और जो हमारे पास नेट गेन बचता है बेटा वही हमारी टोटल इनकम होती है, और वही देश की जीडीपी भी काउंट की जाती है उसी में। नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। सो लेट्स वी स्टार्ट। Over the 40 years between 1971 to 72 and 2011-12, while production in all these sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sectors। बेटा पिछले 40 सालों की अगर बात देखी जाए बेटा, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ा है बेटा वो टर्शियरी सेक्टर में हुआ है। इसका ये रिजल्ट हुआ कि 2011-12 में टर्शियरी सेक्टर सबसे बिगेस्ट सेक्टर बन के सामने आया और उसने प्राइमरी सेक्टर को पीछे कर दिया। मीन्स अगर देखा जाए बेटा तो आज़ादी के बाद से प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर था। इसमें 80 से मीन्स 70 to 80% पीपल्स इन्वॉल्व थे खेती करने में, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ,
फैक्ट्रीज हमारे देश में आई, लगना स्टार्ट हुआ और प्राइमरी सेक्टर में से लोगों को निकलना स्टार्ट हुआ और ये जाकर के जॉब करने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब हमारे यहाँ सर्विस मीन्स कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हुआ बेटा, बैंकिंग हुआ, इंटरनेट सिस्टम मीन्स बहुत सारा जब सर्विस सेक्टर हमारे देश में आ गया तो प्राइमरी सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा लोग निकल करके किधर आ गए बेटा, टर्शियरी सेक्टर में। स्टूडेंट्स, हियर सम एग्जांपल्स ऑफ द टर्शियरी सेक्टर्स you can underline in your copy and books. Copy means if you have any notes, such as the hospitals, educational institutions, post office and telegraphs services, police stations, court, village administration offices, municipal corporation, defense, transport, banks, insurance companies, etc. Students, these are the examples of the service sector. Now let's we discuss importance of tertiary sector. In any country, several services such as the hospitals, educational institutions, post office, telegraphs service are required. The development of agriculture and industries lead to the development of services such as the transport, trade, storage, etc. Students, देखा जाए अगर तो डेवलपमेंट जो भी होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो या किसी भी इंडस्ट्रीज को हो बेटा, उसको उन सभी को ट्रांसपोर्ट की नीड पड़ती है, ट्रेड की नीड पड़ती है, स्टोरेज की नीड पड़ती है या उनको सिक्योरिटी की नीड पड़ती है। तो कहीं ना कहीं बेटा मीन्स प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को संभालने के लिए टर्शियरी सेक्टर का होना बहुत ही ज़रूरी है। एज इनकम लेवल्स राइज, सर्टेन sections of pupils start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospital, private schools. और जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वो ईटिंग आउट मीन्स होता है, वो चाहते हैं कि कहीं एक होटल हो जहाँ पर वो खा सकें, घूम सकें, टूरिज्म हो उनके लिए, शॉपिंग की व्यवस्था हो, मॉल्स हों बड़े बड़े, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, उनको वो नीड करते हैं। तो कहीं ना कहीं बेटा ये सभी हमारे क्या हैं, टर्शियरी सेक्टर में आते हैं और इनकी नीड होती है तो इनका फुलफ़िल करना गवर्नमेंट का काम भी होता है। सो एक अगर देखा जाए बेटा तो टर्शियरी सेक्टर कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी से बड़ा सेक्टर बन के हमारे सामने आज आ चुका है। A remarkable fact about India. More than half of the workers in the country are working in the primary sectors, mainly in agriculture, producing only a quarter of the GDP. अगर देखा जाए तो 3/4 मीन्स क्वार्टरली GDP प्रोड्यूस करते हैं जो एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं बेटा। द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स प्रोड्यूस 3/4 ऑफ द प्रोड्यूस वेयर द एम्प्लॉयज लेस देन हाफ द पीपल्स। और देखा जाए तो जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग या मीन्स सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर्स हैं इनमें 3/4 पीपल्स लगे हुए हैं और ये हाफ जॉब प्रोवाइड कराता है हमारे देश के लोगों को। मीन्स जितना ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में बेटा, उसके आधे लगभग कहीं ना कहीं इन दो सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं। इट मीन्स दैट देयर आर मोर पीपल्स इन एग्रीकल्चर दैन इज नेसेसरी। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग आज एग्रीकल्चर में, मीन्स ये कंडीशन बेटा आज के पहले की कंडीशन है। अगर अब चूँकि अब तो सर्विस सेक्टर ज़्यादा आ चुका है ना, लेकिन अगर आज के 10 से 20 साल पहले देखा जाए तो एग्रीकल्चर ही मेन था। अब चूँकि एक फैक्ट बता रहे हैं इंडिया के विषय में तो हमको ये फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। सो इवन इफ यू मूव अ पीपल्स आउट, प्रोड्यूसिंग विल नॉट बी अफेक्टेड। इन वर्ड्स, वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर अंडर एम्प्लॉयड। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेटा एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं जबकि उनकी कोई नीड नहीं है। इस तरीके से हम देखें बेटा तो वो अंडर एम्प्लॉयड आते हैं, मीन्स उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में 2 से 3 लोगों का होना पर्याप्त है। अगर एक फैमिली में बेटा किसी परिवार में अगर 8 लोग हैं और 8 के में से 6 लोग पूरे के पूरे एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो वो शायद अंडर एम्प्लॉयड हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 2 ही लोगों का काम पड़े वहाँ पर और शेष 4 लोग अपना अदर सेक्टर मीन्स मैन्युफैक्चरिंग में या फिर टर्शियरी सेक्टर में जा सकते हैं। नाउ लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द अंडर एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर पीपल्स आर apparently
working, but all of them are made to work less than their potentials. They are underpaid than their qualifications. देखिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है वर्क करने की, बट वो कर नहीं पाता है और उसको उसकी क्वालिफिकेशन या उसकी क्वालिटी से कम वेतन मिलता है। मीन्स जितनी उसकी एबिलिटी है उतना उसको नहीं मिलता है। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है जो एमएससी बीएससी या बहुत अच्छा एजुकेशन गेन कर चुका है, बट अगर उसको प्राइमरी लेवल में लगा दिया जाता है पढ़ाने के लिए, मीन्स 1 to 5 क्लास में, तो समझिए कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो बड़ी क्लासों में पढ़ा सकता है, बट क्या है उसको छोटी क्लासों में लगा करके कहीं ना कहीं वो अपने आप का ना तो उसकी क्वालिटी का अच्छे से यूज हो पा रहा है बेटा, ना ही उसकी मेहनत का अच्छे से पैसा उनको मिल पा रहा है। तो ये बेटा एक अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को देख लीजिए, मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा कोई थिंग्स बना सकता है, बट अगर उसको मिल जाए सिक्योरिटी की नौकरी, अब देखिए वो उसमें एक एबिलिटी है, स्किल है कि वो बहुत सारे कपड़े सिल सकता है, बट वो कर क्या रहा है बेटा, एक सिक्योरिटी जॉब की नौकरी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बेटा उसकी जो क्वालिटी है, एबिलिटी है, उसको डिक्रीज कर दिया गया है। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा अंडर एम्प्लॉयमेंट। मीन्स जानता कुछ और है, कर और वो कुछ अच्छा कर सकता है, बट वो काम उसको मिल नहीं रहा है, तो हम इसी को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। नाउ लेट्स बी डिस्कस डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। द काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन द कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब and is clearly visible as unemployed. Hence, it is the called disguised unemployment. It is found in a rural areas. इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति हु डज नॉट हैव अ जॉब, जिसके पास नौकरी नहीं है और वो एकदम से अनएम्प्लॉयड दिखता है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स छिपी बेरोजगारी। जैसे आप देखते होंगे एग्रीकल्चर फील्ड में कि जहाँ पर व्यक्ति काम तो करता है, बट उसको रहता है कि वो शायद काम नहीं कर पा रहा है या फिर उसको उतना पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। सपोज कि जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में व्यक्ति काम करता है, जब नीड होती है तो 10 दिन 15 दिन वो खेतों में और या फसल की बुआई कराता है, उसके बाद क्या है बेटा वो फिर फ्री रहता है, मीन्स खाली रहता है। तो इस तरीके की कंडीशन को हम डिसग्रेस्ड या फिर हिडन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं बेटा, जिसमें छिपी बेरोजगारी होती है। Now next, the open unemployment. It is a situation when pupils are able to do work and they are willing to work but there is no work for them. देखिए ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स हुआ बेरोजगार, सीधा शब्द मीन्स बेरोजगार। वो काम तो करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं बेटा उसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। नाउ हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड करा सकते हैं। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, इस पर फोकस कीजिए। हम लोग फोकस कर रहे हैं बेटा। देखिए प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स में बी एम्प्लॉयड। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाए जाएं जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा क्या मिले, रोज़गार मिले। नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन ने बताया है कि नियरली 20 लाख जॉब प्रोवाइड होता है या मिलता है एजुकेशन सेक्टर में। द प्लानिंग कमीशन से दैट इट इज़ टूरिज्म एज अ सेक्टर। अगर टूरिज्म सेक्टर को डेवलप कर दिया जाए तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को जॉब मिल सकती है, अप्रोक्स 5 लाख लोगों को। और यही नहीं बेटा, लोगों को राइट टू वर्क दिया गया है, मीन्स प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें उनको काम करने का भी अधिकार होता है। कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट चलाती है जिनके थ्रू लोगों को काम मिलता है। आइए 1 बाय 1 करके समझते हैं बेटा हम। मीन्स आप इतना समझो कि हम क्या करें जिससे देश के लोगों को रोज़गार मिले। तो इंडस्ट्रीज लगाएं हम, है ना, फैक्ट्रीज लगाएं, जॉब निकालें हमारे यहाँ जो भी है, हर व्यक्ति को स्किलफुल बनाएं जिससे वो काम कर सके, खुद पैसा गेन कर मीन्स कमा सके बेटा। नाउ लेट्स बी डिस्कस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। स्टूडेंट्स हम लोग इसके विषय में बात कर रहे हैं अब। अंडर मनरेगा एमजी नरेगा ऑल दोज हु आर एबल टू एंड इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज। देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि हर व्यक्ति को 100 दिन का रोज़गार मिलता है गांव में। और यही नहीं बेटा, यदि गवर्नमेंट फेल हो जाती है उनको रोज़गार देने में तो वो फिर उनको
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देती है। मीन्स जैसे लोग हैं, एबल हैं, उनको काम करना है बट उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाती है तो उनको 100 दिन का भत्ता बेरोजगारी देगा। मीन्स 100 दिन की जो मजदूरी होगी उनको फ्री में देगा, उनके अकाउंट में फ्री में ट्रांसफ़र करेगा। तो ये स्कीम सितंबर 2005 में लॉन्च की गई थी और इसमें यही था कि ऐसे लोग जो अनस्किल्ड हैं, जिनके पास कोई काम नहीं रहता है, वो सीधा सीधा उनको लोगों को जॉब दिया जाएगा, जॉब प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में कि कैसे जैसे तालाब खोदा जा रहा है, लोग ज्वाइन किए हुए हैं और ये अनस्किल्ड में आते हैं बेटा, तो इनको 100 दिन का रोज़गार मिलेगा। आप देख सकते हैं इस फिगर में भी, जो कि सबसे बेस्ट है आपके लिए। नाउ लेट्स वी डिस्कस डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 स्टोरी दी गई हैं। फर्स्ट है कांता की स्टोरी। आइए हम समझते हैं इससे। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस। शी अटेंड हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM। शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली। अब देखिए बेटा, आप यहाँ पर पॉइंट हाईलाइट कर लीजिएगा, आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के डिफरेंसेस यहाँ पर मिल जाएंगे। जब महीना ख़त्म होता है तो उनको सैलरी मिल जाती है प्रॉपर टाइम से। इन एडिशन टू द सैलरी शी आल्सो गेट प्रोविडेंट फंड, जिसको आप PF बोलते हैं। एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट शी आल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस एंड संडे को ऑफिस नहीं जाती है। सी इज आ 10 इज आ पेड हॉलीडे, और उनको पेड हॉलीडे भी मिलता है। व्हेन शी ज्वाइंड वर्क्स शी वाज गिवन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क। और जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन की तब उनको एक लेटर मिला जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए थे। मीन्स अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो इनको 6 घंटे का काम करना पड़ता है, संडे को उनको छुट्टी भी मिलती है, इनको PF भी मिलता है, मेडिकल अलाउंसेस भी मिलते हैं बेटा, और पेड हॉलीडेज भी मिलते हैं। मीन्स जब ये छुट्टी लेती है तो उसका भी पैसा इनको मिलता है, उसमें पैसा नहीं कटता है। और यही नहीं, इनकी जॉब की सिक्योरिटी भी है। तो ये पहली कंडीशन हो गई बेटा कांता की। अब इन्हीं का एक पड़ोसी है जिसका नाम है कमल, उसके विषय में समझिए। कमल कांता नेबर, ही इज आ डेली वेज लेबर नियर बाई ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप पर वो डेली वेज एक वर्कर हैं। मॉर्निंग में टिल 7:30 से लेकर 8 बजे तक काम करते हैं। मीन्स 11.5 घंटे लगभग ये काम करते हैं बेटा। ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेज। उनको उनकी मजदूरी के अलावा और कोई भी अलग से अतिरिक्त पैसा नहीं दिया जाता, मीन्स कोई भी भत्ता नहीं दिया जाता है। ही इज नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क। ही हैज़ देयर फॉर नो लीव्स आर द पेड। उनको ना तो कोई छुट्टी मिलती है ना ही कोई हॉलीडे। मीन्स अगर छुट्टी या हॉलीडे ले लें तो उसका पैसा कट जाएगा। मीन्स जितने दिन वो काम करेंगे बेटा उतने ही दिन का उनको पैसा मिलता है। और यही नहीं, ही कैन बीन एम्प्लॉयड इन शॉप, ही कैन आस्क टू लीव एनी टाइम्स हिज एम्प्लॉयर्स। कभी भी किसी भी टाइम पर उनका दुकानदार उनको निकाल सकता है। तो पहले में आपने देखा कि कांता की जॉब की सिक्योरिटी है, बट यहाँ पर कमल की जॉब की सिक्योरिटी बेटा नहीं है। अब देखिए, ये जो फर्स्ट कंडीशन है कांता की बेटा, ये है ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंडीशन, और जो कमल की कंडीशन है बेटा, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कंडीशन है। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स आर रेगुलर, पीपल्स हैव एश्योर्ड वर्क। एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफिस, तो हमने बताया ही था, हॉस्पिटल्स हो गए, रेलवे हो गए, मीन जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड इनके इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब हमारे किस में आते हैं बेटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट होता है ये इंस्टीट्यूशंस। रेगुलर सैलरी मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी एंड अदर अलाउंसेस मिलते हैं। द वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। देखिए अनऑर्गेनाइज में क्या है बेटा कि कोई भी टाइम उनका फिक्स नहीं है। आने का टाइम तो फिक्स है बट जाने का नहीं। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में, सरकारी नौकरियों में बेटा ये फिक्स होता है कि आपको इतने से इतना टाइम तक काम करना पड़ेगा, इसके बाद आप फ्री हो। और यही नहीं बेटा, उनको पेड हॉलीडे मिलता है, और उसके अलावा जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी तो उनको सारे टर्म्स एंड कंडीशन बता दिए गए थे। नाउ सेकंड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर है टोटल, आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बेटा प्राइवेट सेक्टर मानिए। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हुए, डोमेस्टिक वर्कर्स हुए, एग्रीकल्चर लेबर्स हुए, स्ट्रीट वेंडर्स हुए एंड सो ऑन।
जॉब्स आर लो पेड, यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको लो पेड मीन्स कम सैलरी मिलती है, कोई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट उनका होता ही बेटा है, ना ही कोई उनकी जॉब की सिक्योरिटी होती है। वर्कर गेट्स डेली वेजेस, द वर्कर्स हैज नो फिक्स नंबर ऑफ आवर्स ऑफ द वर्क, नो पेड हॉलीडेज एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, अब मेन क्वेश्चन यह है कि कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरीके से। देखिए, द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफर्स जॉब्स आर द मोस्ट साउट आफ्टर। इट इज ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मेनी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे जो वर्क अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पीपल्स लगे हुए हैं, तो सबसे पहली बात गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स हैं उनको इन्फोर्स किया जाए, उनको लागू किया जाए और उनको चेक किया जाए। जैसे कि डेली वेजेज वर्क है, जो अदर अलाउंसेस भी दिए जाते हैं वो सब लागू कराए जाएँ, फोर्स कराए जाएँ, तभी जा कर के जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं व्यक्ति उनको जॉब की सिक्योरिटी मिलेगी। या फिर जब जॉब से भी निकाला भी जाए तो एक कारण, एक रीज़न बताया जाए। आज क्या होता है, व्यक्ति को निकाल दिया जाता है, उसकी कोई गलती भी नहीं, ना ही कोई रीज़न उसको बताया जाता है। तो यहाँ पर मेन ये है कि गवर्नमेंट ने हमारे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि उन रूल्स को फोर्सली लागू कराया जाए जिससे कोई भी प्राइवेट ऑनर अपने वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर हैव बीन कंप्लीटेड नाउ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा बेटा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।